तो अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स एंड फार्मूलाज थे वो सारे एक बार देख लिए. नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रॉब्लम्स. तो सबसे पहला प्रॉब्लम है हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस Q एंड 4Q आर केप्ट एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर अपार्ट. फाइंड द न्यूट्रल पॉइंट ऑन द लाइन जॉइनिंग देम. तो हमारे पास क्या गिवन है, 2 पॉइंट चार्जेस है, एक का चार्ज है Q और दूसरे का चार्ज है 4Q. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, वो है 12 सेंटीमीटर. अब हम न्यूट्रल पॉइंट मान लेते हैं P, उसका मान लेते हैं छोटे चार्ज से कुछ डिस्टेंस है x और 4Q से डिस्टेंस कितना हो जाएगा 12 माइनस x. अब हम इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी 0. अब इसके आगे हम क्या लिख सकते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला Q की वजह से कितनी लग रही होगी KQ/x², और 4Q की वजह से लग रही होगी K4Q/12 माइनस x². अब ये दोनों फील्ड एक दूसरे को अपोज कर रही है, क्योंकि Q की वजह से लगेगी यहाँ और 4Q की वजह से लगेगी यहाँ. तो अब जब एक दूसरे को अपोज कर रही है तो इन दोनों के बीच में आएगा नेगेटिव साइन. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, KQ/x². अब ये 0 है इक्वल टू, तो यहाँ 0 भी रख लेते हैं हम, माइनस K4Q/12 माइनस x². तो अब ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, KQ/x² इज इक्वल टू K4Q/12 माइनस x². अब हम इसमें से कॉमन काट लेते हैं, K कॉमन है, Q कॉमन है, तो हमें इससे क्या मिल जाएगा 12 माइनस x/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4. तो हम इसमें से क्या लिख सकते हैं, 12 माइनस x/x इज इक्वल टू 2. तो हम फर्दर लिखेंगे 12 माइनस x इज इक्वल टू 2x. तो हमारे पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 12. तो हम x की वैल्यू मिल गई सीधा 4 सेंटीमीटर. तो हम इससे देख सकते हैं कि जो हमारा न्यूट्रल पॉइंट है वो छोटे चार्ज से 4 सेंटीमीटर दूर है और बड़े चार्ज से 8 सेंटीमीटर दूर है. तो हमें ये पता चलता है कि जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड छोटा होता है न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उसके नज़दीक होता है. नाउ लेट्स टेक दिस प्रॉब्लम. A charge of -8 nanocoulomb is kept at origin. Find the electric field vector at point x is equal to 1.2 meter and y is equal to -1.6 meter. तो हमें इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. तो हमारे पास E की फार्मूला क्या गिवन है, KQ इंटू आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड Q. अब इसमें हम आर वेक्टर तो हमें पता है 1.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप हो जाएगा, क्योंकि y इज इक्वल टू -1.6 है. अब इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √1.2 स्क्वायर प्लस 1.6 स्क्वायर. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1.44, 1.2 स्क्वायर का और 1.6 स्क्वायर की वजह से आएगा 2.56. सो ये इक्वल टू √4 हो गया, जिसकी वैल्यू 2 आती है. तो हम E को अभी क्या लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू K की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻9. Q की वैल्यू है -8 नैनोकूलम, तो 8 इंटू 10⁻9. आर वेक्टर को एज इट इज़ रहने देते हैं और नीचे हमारे पास क्या है 2 का क्यूब. तो 2 के क्यूब से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हमारे पास क्या बचेगा 9 इंटू -1 इंटू आर का वेक्टर इज इक्वल टू -9 इंटू 1.2 आई कैप माइनस 1.6 जे कैप. तो हमारे पास इससे क्या बन जाएगा वैल्यू -10.8 आई कैप प्लस 14.4 जे कैप, और ये वैल्यू हमारा रिजल्ट बन जाएगी. नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. A flat square sheet of side length 50 cm has a uniform surface charge density. तो हमें क्या दिया है कि एक फ्लैट स्क्वायर शीट है जिसकी लेंथ है 50 सेंटीमीटर, ठीक है. एन इलेक्ट्रॉन इज केप्ट 0.5 सेंटीमीटर अवे. तो इससे एक इलेक्ट्रॉन रखा गया है 0.5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे. experiences a force of 1.8 into 10⁻12 न्यूटन डायरेक्टेड अवे फ्रॉम द शीट. तो इसका फोर्स का डायरेक्शन कुछ ऐसा है, मतलब शीट डेफिनेटली नेगेटिव चार्ज होगी, क्योंकि अगर पॉजिटिव चार्ज होती तो वो टुवर्ड्स द शीट जाता.
फाइंड द टोटल चार्ज ऑन द शीट। अब इसकी मान लेते हैं हम कुछ यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो हमारे पास F की इक्वेशन क्या है, Q इंटू ई। ठीक है, तो हम E की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। ये हमने देखी थी फॉर्मूला फॉर यूनिफॉर्मली चार्ज शीट के लिए। तो ये F इंटू Q की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंटू 2 एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू सिग्मा। अब सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, Q अपॉन ए, क्योंकि चार्ज अपॉन टोटल एरिया होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं Q अपॉन ए। तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, F इंटू 2 एप्सिलॉन 0 इंटू ए अपॉन ई। तो हम इसमें डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो F की वैल्यू आएगी 1.8 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 2 इंटू एप्सिलॉन 0 की वैल्यू क्या आएगी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 इंटू एरिया क्या होगी, तो ये होगा, अभी ये 50 सेंटीमीटर लेंथ गिवन है, तो 50 सेंटीमीटर को हम मीटर में करें तो ये हो जाएगा 1/2 मीटर और 0.5 मीटर। अब इसका लेंथ का स्क्वायर जो होगा वो होगा एरिया। तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, 1/4 होल डिवाइड बाय 1/6 इंटू 10⁻⁻19। तो अभी हम इससे -19 से -12, तो ये बचा -7, -7 और ये -12, तो ये बचा -5। तो हम इससे क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻5। अब ये 2 से 2 बचा, 2 को इससे हम लिख सकते हैं 0.9। अब 1.6 और 8.85 के बीच में अगर हम काटेंगे तो ये बचेगा अप्रॉक्सीमेटली 5.5। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.9 इंटू 5.5 इंटू दिस वैल्यू। तो हम अगर इसको देखें तो ये हमारे पास बन जाएगा 4.95 अप्रॉक्सीमेटली इंटू 10⁻⁻5। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 49.5 इंटू 10⁻⁻6। तो हम फर्दर लिख सकते हैं इसको 50 माइक्रो कूलम। तो हमारे पास जो चार्ज होगा शीट पे वो अप्रॉक्सीमेटली 50 माइक्रो कूलम होगा। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन, अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग of radius r is kept in space. Find the point on axis where electric field is maximum. तो हम देख लेते हैं कि एक रिंग है, मान लेते हैं, जिसका रेडियस है r। अब इस रिंग के एक्सिस पे हमें एक पॉइंट ऐसा ढूंढना है जहाँ E मैक्सिमम हो। ठीक है, तो मान लेते हैं ऐसा पॉइंट होगा एट ए डिस्टेंस x, और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कुछ इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हम क्या लिख सकते हैं, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2। अब हमें मैक्सिमम के लिए मैक्सिमम की कंडीशन क्या होगी, डी ई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, तो डी ऑफ डी एक्स इंटू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अभी के और क्यू तो कांस्टेंट है, तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि d/dx इंटू एक्स अपॉन रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब इज इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको आगे क्या लिखेंगे, अभी हम x का डेरिवेटिव होता है 1 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2 माइनस 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x और हमारा न्यूमरेटर x होल डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का क्यूब एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो अभी ये 3/2 और 1/2 को हटा देंगे तो हमारे पास बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर खाली, और ये यहाँ से डिनोमिनेटर भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा 0 के बराबर। तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ 1 बचेगा, तो -3/2 इंटू 2x स्क्वायर। अब यहाँ से 2 भी 2 कैंसिल, तो ये इक्वल टू 0 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास बन जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r/√2। तो
तो मतलब √2 डिस्टेंस पे एक ऐसा पॉइंट होगा, x इज इक्वल टू r/√2 पे एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। अब ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी होगी वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो हो जाएगी KQ r/√2 अपॉन r² प्लस r²/2 रेज़ टू पावर 3/2। तो हम इसको फर्दर क्या लिखेंगे, KQ r/√2 इंटू r² प्लस r²/2, ये हो जाएगा 3r²/2 रेज़ टू पावर 3/2। तो हम इसको फर्दर क्या लिखेंगे, KQ r अपॉन √2 इंटू 3√3 इंटू r रेज़ टू पावर 3 डिवाइड बाय 2√2। तो अब यहाँ √2 से √2 कैंसिल और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2KQ। अब r³ और r कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बच जाएगा r² अपॉन 3√3 r²। तो हमारे पास ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड भी आ गया। तो E क्या होगा, मैक्स, E मैक्स इज इक्वल टू 2KQ अपॉन 3√3 r²। हमारा आंसर ये हो जाएगा, लेकिन ये भी एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। Now let's see this question. In free space, a charge q is distributed on a circular ring of radius r. तो हमें क्या दिया है कि एक सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस है r. A point particle with mass m and charge -q is placed on the axis of the ring. तो इसके एक्सिस पे एक पॉइंट पार्टिकल है जिसका चार्ज है -q और मास है m, और हमने रिंग पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए कैपिटल Q. It is released from rest. Find the motion of the particle and time period of the motion. अब -q चार्ज है और ये +q है, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में इसको इलेक्ट्रिक फील्ड अट्रैक्ट करेगी। तो अब हम इस पर फोर्स क्या लिख सकते हैं, फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू E। और mg का जो फोर्स होगा वो तो लगेगा ही नहीं क्योंकि पार्टिकल फ्री स्पेस में है, तो यहाँ g एब्सेंट है, ठीक है। तो यहाँ अगर g एब्सेंट है तो हमारे पास जो फोर्स बचता है वो सिर्फ q ही फोर्स बचेगा। अब E की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, E इज KQ x अपॉन r² प्लस x² रेज़ टू पावर 3/2। अब अगर ये x बहुत छोटा है, अगर x इज लेस देन r, तो क्या होगा, तो हम मान सकते हैं कि जो r² प्लस x² का हमारा टर्म है वो इक्विवेलेंट टू r² ही होगा, ठीक है। तो हमारे पास E क्या बन जाएगा, E इज इक्वल टू KQX अपॉन r² प्लस x² r² रेज़ टू पावर 3/2 इज r³। तो हमारे पास E बन गया। तो हम इससे F क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू -q, क्योंकि जो एक्सियल चार्ज है वो -q है, इंटू KQX अपॉन r³। तो इससे पता चलता है कि F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। ये किस टाइम पे होता है, जब मोशन SHM होता है, मतलब हमारा मोशन सिंपल हार्मोनिक मोशन है। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए हम टाइम पीरियड क्या लिख सकते हैं, हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2π√m अपॉन k, ठीक है। तो अब इसमें k की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो बची वैल्यूज़ है वो k बन जाएगी। तो हमारे पास t क्या आ जाएगा, T इज इक्वल टू 2π√m बाय k की वैल्यू आएगी KQ अपॉन r³। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। लेट्स सी दिस क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m एंड चार्ज -q इज रेस्टिंग ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, जैसा हमें दिख रहा है, एट अ लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम अ लार्ज नॉन कंडक्टिंग इन्फाइनाइट शीट, मतलब वो भी L डिस्टेंस हमें दिखाया गया है, और ये शीट है जिस पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। अब हमें इसका मोशन डिस्कस करना है, तो हमें इसका मोशन पता करना है।
कि मोशन कैसा होगा, और हमें दिया हुआ है कि कोलिजन विद द ब्लॉक एंड शीट। तो इन दोनों का जब ब्लॉक यहाँ पहुँच जाएगा तो इनका एक कोलिजन होगा, और उस कोलिजन के बाद एक बैकवर्ड फोर्स लगेगा। वो हमें दिया है कि वो परफेक्टली इलास्टिक है। तो हमें टाइम पीरियड भी ढूंढना है मोशन का, और मोशन कैसा होगा वो भी ढूंढना है। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि इस पे फोर्स कौन से लग रहे होंगे। एक नीचे की तरफ लग रहा होगा हमारा mg, और ऊपर ही लग रहा होगा रिएक्शन फोर्स। ठीक है, अब इसको इस साइड लग रहा होगा QE, जो हमारा कोलम्बिक फोर्स होगा। तो हम F को क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू QE, क्योंकि mg और रिएक्शन फोर्स तो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे। अब E फॉर लार्ज शीट क्या होगा, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2ε0। तो हमें इसकी फोर्स से वैल्यू क्या मिल जाती है, F इज इक्वल टू Q सिग्मा अपॉन 2ε0। अब Q जो है वो नेगेटिव है, तो हमारा फोर्स ये बन जाएगा। तो इससे हमें ये पता चलता है कि फोर्स अट्रैक्टिव होगा सबसे पहले तो, और सेकंड बात कि फोर्स x से वेरी नहीं हो रहा है। x से वेरी नहीं हो रहा है मतलब वो SHM नहीं होगा, तो फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू है। फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू इरिस्पेक्टिव कि ब्लॉक यहाँ पे या कहीं पे भी है, फोर्स एक कांस्टेंट वैल्यू है। तो ये हमारा एक नॉर्मल ऑसिलेशंस होंगे, नॉर्मल ऑसिलेशंस होंगे। अब नॉर्मल ऑसिलेशंस का हमें टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो हमें पास F है तो उससे एक्सेलरेशन मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू F अपॉन m। तो वो क्या होगा, माइनस Q सिग्मा अपॉन 2ε0m। अब माइनस की वैल्यू सिर्फ ये बताती है कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आ जाता है वो आ जाता है Q सिग्मा अपॉन 2ε0m। ये मैग्नीट्यूड वाइज हमने लिख लिया। तो अब हम इससे देखते हैं कि S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। ये तो नॉर्मल इक्वेशन है। तो इससे S की वैल्यू हमें गिवन है कि S कहाँ तक जाएगा, वो L डिस्टेंस तक जाएगा। इनिशियली वो रेस्ट पे, तो उसके बाद ही उसका अट्रैक्शन शुरू हो रहा है। तो ये 0 प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू हमने कैलकुलेट की Q सिग्मा बाय 2ε0m। तो ये आएगा Q सिग्मा बाय 2ε0m इंटू टी स्क्वायर। अब हमें T ही कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास T क्या आ जाएगा, T इक्वल टू हो जाएगा L। अब ये 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो ये 4L ε0m अपॉन Q सिग्मा नीचे Q इंटू सिग्मा होल रेज टू पावर 1/2। तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, T इज इक्वल टू दिस। अब ये टाइम पीरियड कितना हुआ कि ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ जब कोलाइड हो रहा है उतना, लेकिन जब कोलाइड हो रहा है तो हमें दिया क्या हुआ है कि हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन है। मतलब जितना फोर्स से वो यहाँ कोलाइड करेगा उतने ही फोर्स से वो यहाँ वापस भी आएगा, और उस वापस आने की जो डायरेक्शन होगी वो बैकवर्ड डायरेक्शन होगी, और जो पोजीशन होगी वो यही पोजीशन होगी। इससे T क्या लिख सकते हैं, T हो जाएगा 2 इंटू टी, जो हमने टाइम पीरियड यहाँ कैलकुलेट किया था वो हो जाएगा 2 इंटू 4 इंटू L ε0m अपॉन Q सिग्मा रेज टू पावर 1/2। तो ये हमारा टाइम पीरियड हो जाएगा। Now let's see this question. A uniform electric field E is created between two charge plates as shown in figure. An electron enters the field symmetrically between the plates. मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो d/2 के बराबर होगा, क्योंकि प्लेट के बीच में सेपरेशन कितना दिया हुआ है, d दिया हुआ है ना। और वो कितनी स्पीड से एंटर कर रहा है, v0 भी हमें दिखाई है फिगर में। नाउ लेंथ ऑफ द प्लेट इज L एंड द सेपरेशन बिटवीन देम इज d, वो भी फिगर में ऑलरेडी शोन है। तो हमें क्या ढूंढना है, एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड,
और सेकेंड फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी इफ इट जस्ट मिसेस टू स्ट्राइक द प्लेट। तो इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा। अभी ये अगर इसको क्रॉस कर जाता है तो इसका जो पाथ का जो इनिशियल पाथ के साथ एंगल बनेगा वो एंगल होगा एंगल ऑफ डेविएशन। और हमें दूसरा क्या पूछा है कि इनिशियल वेलोसिटी v0, अगर ये इलेक्ट्रॉन जस्ट यहाँ से क्रॉस हो जाता है, इसको जस्ट मिस करता है, तो उस वक्त उसके लिए हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। सो प्लीज नोट डाउन द क्वेश्चन एंड विल नेक्स्ट स्टार्ट द सॉल्यूशन। नाउ लेट्स स्टार्ट विद सॉल्यूशन। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले जो x डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी v0 के इक्वल होगी जो हमारे गिवन है, और x डायरेक्शन में हमारा एक्सेलरेशन क्या होगा, वो 0 हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऊपर की डायरेक्शन में लग रही है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इसमें कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि vy जो हमारा वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी इनिशियल है वो है 0, और हमारी जो एक्सेलरेशन है वर्टिकल डायरेक्शन में वो क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट अपॉन मास। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि जब x डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसको कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है, तो उसको एक प्लेट कवर करने के लिए जो लेंथ l की है वो कितना टाइम लगेगा, पहले हम वो कैलकुलेट कर लेते हैं। तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब a तो 0 ही है, ठीक है, तो हमारे पास s की वैल्यू क्या है, s इज इक्वल टू l है, तो l इज इक्वल टू u इनिशियल इज v0 इंटू t, तो उसको कितना टाइम लगेगा, l अपॉन v0 टाइम लगेगा सिर्फ प्लेट कवर करने में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब ये प्लेट कवर कर लेगा, l डिस्टेंस इसने कवर कर लिया, तब हमारे पास vy कितना हो जाएगा, तो हम वो भी देख लेते हैं। तो vy का vy इज इक्वल टू u प्लस at। अब एक्सेलरेशन तो हमें पता है इज इक्वल टू e इंटू ई अपॉन एम, ये एक्सेलरेशन है। vy हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू u इनिशियल तो 0 है, 0 प्लस इंटू टाइम हमें पता है l अपॉन v0 टाइम तक ये एक्सेलरेशन लगेगा, तो हमारे पास vy की वैल्यू क्या आ गई, vy इज इक्वल टू ई अपॉन एम इंटू एल अपॉन v0, ये हमारे पास vy आ गया। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा तो इसकी जो ये वेलोसिटी होगी वो होगी vy, और इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी vx। ठीक है, तो हम इससे क्या देख सकते हैं कि जो इसका tan ऑफ थीटा होगा वो tan ऑफ थीटा क्या होगा, vy अपॉन vx के बराबर हो जाएगा। तो हम उसको लिख लेते हैं ई एल अपॉन एम v0, और vx क्या है v0, तो हम इससे बोल सकते हैं कि ई एल अपॉन एम v0 स्क्वायर, तो ये हमारा tan ऑफ थीटा बन जाएगा, और ये जो थीटा है वो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन, तो हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है। थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ ई एल अपॉन एम v0, तो ये हमारा थीटा बन जाएगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का सल्यूशन होगा। नाउ लेट्स सी सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या दिया है हमें कि हमें इलेक्ट्रॉन की जो इनिशियल वेलोसिटी v0 है वो इतनी होनी चाहिए ताकि ये जो प्लेट है उसको ये इलेक्ट्रॉन जस्ट मिस करे, मतलब ऑलमोस्ट इस प्लेट को टच ही हो जाए एट द एंड पॉइंट। तो उसके लिए हमें vy तो दिया है, तो हमें v0 ऐसा ढूंढना है ताकि vy की वजह से इलेक्ट्रॉन ये जो d/2 डिस्टेंस है उतना ही सिर्फ कवर कर ले विद इन गिवन टाइम। तो हम देख लेते हैं कि हमारे पास s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से अगर हम देखें तो हमारे पास s कितना है, d/2 इज इक्वल टू u इनिशियल इज 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू एक्सेलरेशन हमारे पास है ई अपॉन एम इंटू टी स्क्वायर। अब t हमारे पास कितना है, t हमने निकाला था इज इक्वल टू एल अपॉन
v0, l अपॉन v0, ठीक है, तो इसका स्क्वायर। तो अभी v0 की वैल्यू इतनी होनी चाहिए ताकि ये डिस्टेंस सिर्फ इतना ही कवर हो सके। तो l अपॉन v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू d/2 इंटू 2 अपॉन ई इंटू m, ठीक है। तो हम v0 को क्या लिख सकते हैं, अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, तो हम v0 का स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर इंटू ई अपॉन एम डी, ये लिख सकते हैं। तो हमने क्या देखा, v0 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ई अपॉन एम डी रेज टू पावर 1/2। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन का सोल्यूशन बन जाएगा। नाउ लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। एन इनफाइनाइट वायर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज अरेंज एज शोन इन फिगर। ये जो हमें वायर दिखाई गई है, ये वाली वायर, वो हमारी इनफाइनाइटली चार्ज वायर है जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा हमें गिवन है। अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज -q इज रिलीज फ्रॉम द पॉइंट p। एक हमारा पार्टिकल है p पॉइंट पे जिसका मास है m और चार्ज है -q। फाइंड इनिशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल जस्ट आफ्टर इट इज रिलीज। अब हम एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, और फोर्स कैलकुलेट करने के लिए हमें रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सबसे पहले हम इनको नाम दे देते हैं, मान लेते हैं ये ए बी सी डी और ये पॉइंट ई। तो ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, ए बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी के लैम्बडा अपॉन आर। अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये z डायरेक्शन में, मतलब बोर्ड के अंदर, मतलब पीछे जा रहा है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है। तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी वो एक बाहर की साइड लगेगी और एक लेफ्ट हैंड साइड लगेगी। तो इसकी वजह से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगा, एक माइनस आई कैप लेफ्ट हैंड साइड और एक बोर्ड के बाहर की साइड मतलब प्लस के कैप, ठीक है। अब E ड्यू टू डी ई क्या लगेगी, वो होगी के लैम्बडा बाय आर इंटू, अब ये बोर्ड से बाहर निकलती प्लस इन्फाइनाइट लाइन है, तो इसकी वजह से जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी पीछे की डायरेक्शन में और एक होगी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, तो वो होगी आई कैप माइनस के कैप। अब नेक्स्ट जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी ड्यू टू बी सी डी, जो हमारी रिंग है, हाफ सेमी रिंग है, तो ये होगा 2k लैम्बडा बाय आर इंटू, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही होगी वो सब डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी सिर्फ, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो उस पॉइंट पे हम क्या कह सकते हैं, माइनस जे कैप। अब हम देख सकते हैं कि हमारा जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई रिजल्टेंट, वो ए बी प्लस डी ई प्लस बी सी डी होगा। तो हम लिख लेते हैं उसको, ई ए बी प्लस ई बी सी डी प्लस ई डी ई। अभी ये माइनस है, ये प्लस है, और इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और ये प्लस के माइनस के इनका भी मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट करेंगे। ये एक दूसरे को कैंसल आउट करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बचता है वो यही है। तो हम इसको डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, ई रिजल्टेंट बोल सकते हैं हमारा। तो अभी ई रिजल्टेंट हमें मिल गया, तो हमारे पास एफ क्या होगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है, वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब यहाँ एक माइनस क्यू चार्ज है तो माइनस क्यू इंटू 2k लैम्बडा अपॉन आर इंटू माइनस जे। अब ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी वजह से हमें क्या मिलेगा, 2k लैम्बडा क्यू अपॉन आर इन पॉजिटिव जे डायरेक्शन। तो हमारा फोर्स जो इस पार्टिकल पे लग रहा होगा वो पॉजिटिव जे डायरेक्शन में लग रहा होगा। अब ये हमारे पास फोर्स आ गया, तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन हो जाएगा एफ अपॉन एम, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 2k लैम्बडा अपॉन आर एम इंटू क्यू। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा और ये हमारी नीडेड वैल्यू है। तो ये इस प्रॉब्लम का सल्यूशन हो जाएगा।